मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज हैं। पहली तो बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया है ओपोजिशन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में एक बार फिर उन्हें माजी का वो किस्सा भी याद दिलाया जब उन्होंने कहा कि मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था और मैंने मिसाके मईशत की बात की थी, लेकिन जो आगे से रवैया अख्तियार किया गया वो अच्छा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। देखिए, ये वो हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि मौजूदा शहबाज शरीफ साहब हैं, जब ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो इन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर, यानी अपनी पहली तकरीर से उन्होंने मिसाके मईशत की बात की थी और फिर मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब थे उनकी तरफ यानी हाथ बढ़ाया। लेकिन आगे से उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िरौनियत वाला रवैया इख्तियार करते हुए उनके हाथ को झटक दिया। ये वो हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना महमूद खान अचकज़ई, ना बैरिस्टर गोहर, ना असद कैसर साहब। तो ये वो तल्ख हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ मैं ये बात करूं कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जब उनसे बातचीत की तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इंटरेस्टिंगली रिस्पॉन्ड भी किया, बल्कि उसके बाद ईवान के अंदर जो है वो कहके भी लग गए और बहुत से वुज़रा ने डस बजाकर यानी खुशी का इजहार भी किया। आपने कदम बढ़ाया सर। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर हूँ। मानिए, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जी जो कि हमारे सामने बड़ी विजिबल हो चुकी हैं और ये जो सूरत हाल है, अगर अपोजिशन अपना रवैया तब्दील करे, अगर वो सियासी रवैया अख्तियार करे तो फिर भी उनके लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है नेशनल असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई वो यानी सियासी रवैया अख्तियार करते हैं या वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब का जो माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए हुकूमत के साथ अदम ताउन और अदम जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की जो पॉलिसी है उसी के ऊपर जो है वो गामजन रहते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके हाथों जो है वो होस्टेज बने हुए हैं और वो किसी किस्म की जो ताउन की यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है। अगर उन्होंने ये पोजीशन यानी अपनी तब्दील की, अगर उन्होंने हुकूमत को ताउन फराम करने की यकीन दहानी कराई, चाहे लफ्ज़ों में ही कराई, तो तब भी उनको जो है वो संगीन किस्म की जो है वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। सो लिहाजा मेरे ख्याल के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराएंगे, किसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ कायम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी साहब ने भी लब कुशाई की। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज़ था उनका, उसकी उन्होंने वज़ाहत पेश कर दी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू सुनकर यानी अफसोस हुआ कि उन्होंने ये बात की। सुहेल आफरीदी साहब अगर अपनी स्पाइन शो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता,
लेकिन उन्होंने जो बात की कि मैं टांग पर टांग रख के बैठा हुआ था, मैंने ये किया, पहले गुफ्तगू सुन लें उनकी। सबसे पहले जब शहबाज शरीफ हर वज़ीर आला से अकेले अकेले मिल रहा था तो मुझसे भी मिला, वीडियो बनी। वीडियो में शायद मैंने टांग पर टांग रखी थी, उसने जो है वो सिंपल बैठा हुआ था। वीडियो बन गई, बाहर गया तो उसने फिर बेल बजाया, वीडियो बनाने वाले को दोबारा बुलाया, फिर टांग पर टांग रखी, दोबारा वीडियो बनाई। तो ये मतलब ये क्या मेंटल लेवल है आप लोगों का। उसके बाद जो है जब हम कॉरिडोर में आ रहे थे तो सामने मैंने देखा कि वीडियो वाले को खड़ा किया हुआ है जो वीडियो बना रहा है। तो मैं और बाकी वज़ीर आला पीछे आ रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब है और मैं उसके पीछे जा सकता हूँ, बाकी किसी के पीछे तो मैं जाने से रहा। तो मैं 2-3 कदम आगे हुआ, क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो विजुअल्स आएंगे, और उसी वक्त मुझे शक हुआ। अच्छा, मैं रेडी भी नहीं हुआ था तस्वीर के लिए, उन्होंने रेडी का लफ्ज भी नहीं बोला, तस्वीर निकाली, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अभी आपने गुफ्तगू सुनी है जी सुहेल आफरीदी साहब की, क्या ये वज़ीर आला को ज़ेब देता है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करें और वो भी मीडिया पर आकर बताएं? वो ये कह रहे थे जी कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान के पीछे तो चल सकता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के पीछे चलना मेरी शान के मुनाफी है। भाई, किसने कहा है कि आप पीछे चलें? किसने कहा है कि आप जो है वो उनकी जमात के अंदर शामिल हो जाएं? लेकिन किसी को इज़्ज़त देकर दर हकीकत आप ख़ुद को इज़्ज़त देते हैं। वज़ादारी, बड़ों और छोटों का एहतराम तो इस्लाम के अंदर मौजूद है। आई बिलीव के शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो सुहेल आफरीदी साहब से ज़्यादा उम्र के हैं, वो उनसे सीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गुफ्तगू की सुहेल आफरीदी ने, उन्होंने अपने कद को छोटा ज़ाहिर किया, उन्होंने अपना छोटापन जो है वो ज़ाहिर किया, ना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यानी उनको किसी तरीके से वो छोटा ज़ाहिर कर सके हैं। बहरहाल जी, सुहेल आफरीदी साहब वैसे तो अनटचेबल हो चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की हमायत उनको हासिल है, फैसल करीम कुंडी साहब की हमायत उनको हासिल है, और सबसे बढ़कर उनको मोहसिन नकवी साहब की हमायत हासिल हो चुकी है। तो उसके बाद वो किसी को क्यों खातर में लेकर आए? दूसरी बात ये है जी कि बजट की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर के ऊपर जो कल हमने जो व्लॉग रिकॉर्ड किया था वो बजट से पहले किया था। बजट पेश हुआ है तो मेरी तो बजट के ऊपर यही राय है कि यानी जो मौजूदा हालात को देखते हुए और IMF के प्रोग्राम में होते हुए वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है ये एक बेहतरीन बजट है। इसके अंदर जो टैक्सेस थे यानी 70 लाख रुपीस से जो जायद आमदन वाले लोग थे या जो स्लैब पड़ता था 35% का, उसके ऊपर भी यानी एक अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी रिलीफ मिला है। यानी दो किस्म के रिलीफ की बात होती है। मैं सुन रहा था कल नूर आलम खान साहब कह रहे थे कि जी बिज़नेस क्लास के ऊपर जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। यार बिज़नेस क्लास के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़नेस क्लास को इतनी बड़ी लोग बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते ही नहीं थे, ना उससे इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर यानी दुनिया से हट कर हम जो काम कर रहे थे वो काम हमने करना अब ख़त्म कर दिया है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तनख्वाहों के अंदर जो इजाफा हुआ, जिस तरीके से पेंशन के अंदर इजाफा किया गया, जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स को तब्दील किया गया, उससे फ़र्क पड़ गया जी। और प्रॉपर्टी के हवाले से जो बात की जा रही थी वो यकीनी तौर के ऊपर खुशाइंद है। अब रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो खासी आप हलचल देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। जो लोग रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं उनकी जो कि ये कहा जा सकता है जी कि उनकी जो दुकानदारी ख़त्म हुई थी वो दुकानदारी दोबारा शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है, और ये एक लिहाज से अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जो एक्सपोर्ट और टैक्स के निज़ाम के लिए उन्होंने कहा जी कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है। इस साल मौशी लिहाज से नुमायाँ जो है वो पेशरफ्त हुई है। उनके मुताबिक हमने बार बार बरामदात पर मबनी ग्रोथ की बात की। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया कि सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए, और वो सुपर टैक्स फिर बिलाखिर जो है वो ख़त्म हो गया। ज़राअत के शोबे के लिए भी उन्होंने कहा है जी हमने आसानियाँ पैदा की हैं, और ज़राई शोबे के लिए जो कर्ज़ों की फरामी का हुजम जो है वो 20 अरब से तजावज़ कर गया है। वैसे ये ऊँट के मुंह में जो है ना वो कहते हैं ज़ीरे के बराबर ये बात है। हमारा जो ज़राई शोबा है उसमें 20 बिलियन की जो सब्सिडी है
वो नाकाफ़ी है। अच्छा जी, और ज़रिए शोबे में वैल्यू एडेड को फ़रोग देने के लिए तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए हैं। तनख्वाहदार तबके से निचले तबके को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है। कस्टम के निज़ाम में स्वाबदीदी इख्तियारात ख़त्म करने के लिए डिजिटलाइज जो है इस मामले को कर दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत का ये तीसरा बजट है, जो बिलाल अज़हर कैनी साहब कहते हैं, और ये बजट जो है वो तीसरा है, लेकिन बार बार बहुत से लोग कहते हैं कि जी शहबाज हुकूमत का ये 5वां बजट है। तो जो पीडीएम की हुकूमत का जो बजट था, उन 2 बजट्स को भी इसी बजट में शामिल करना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, ओवरऑल जो बजट है, ये बजट एक अच्छा बजट है मेरे हिसाब से। और मैं कल मेरी एक जगह मुलाकात हुई फवाद चौधरी साहब से। वैसे तो वो बड़े नाक़िद हैं मौजूदा हुकूमत के, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अगर हम गिवन सर्कमस्टांसिस की बात करें तो इसके अंदर जो बजट दिया है हुकूमत ने, वो अच्छा बजट दिया है। मैं रियल एस्टेट की बात आपसे कर चुका हूँ, और इसके अलावा जो सैलरीड क्लास थी जिसके ऊपर टैक्सेस थे, तो उस पर भी 1-2% जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। जिस पर 15% जो टैक्स लगता था, अब उनके ऊपर 13% टैक्स लगेगा। लिहाजा यानी कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो फराम किया गया है। और इस साल जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ की, वो भी 4% है, और 4% ग्रोथ जो है वो एक रीज़नेबल ग्रोथ है। जो कि अब ये देखें कि जो कामयाबी है शहबाज हुकूमत की, वो ये है कि एक वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट करने के हवाले से स्याह बादल मंडला रहे थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता 4% ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है। तो ये यकीनी तौर के ऊपर एक कामयाबी है, और इस कामयाबी को जो है वो यानी सराहना चाहिए। आगे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अब्बास इराक़ची साहब हैं, वो भी दौरा पाकिस्तान करने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम के हवाले से जो ड्राफ्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट है, वो यानी दोनों ममालिक का, ईरान का और अमेरिका दोनों का, उसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। और इस वक्त दुनिया में क़याम अमन के लिए जो पाकिस्तान का किरदार रहा, इस मरतबा भी कतर और पाकिस्तान के जो रोल है उसको लीडिंग रोल करार दिया जाता है। लेकिन अगर कतर और पाकिस्तान के दरमियान भी देखा जाए तो इसमें जो की रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान ने प्ले किया। और पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे अहम रोल किसका है, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का रोल है। और तारीख़ के अंदर जो है वो आसिम मुनीर को सुनहरे हरूफ से जो है वो लिखा जाएगा, और उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि जब दुनिया के अंदर एक तीसरी जंग अज़ीम के ख़तरात मंडला रहे थे, तो उस वक्त इस शख्स ने, जो पाकिस्तान की अफवाज का सिपा सलार था, उसने वो किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने बचाया है। अमेरिका तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, और कतर जो कि यानी जिसका भी अपना भी एक जो है वो लीडिंग रोल है इस मेडिएशन के अंदर, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हम आवाज़ है, बल्कि वो ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन जो है वो देखने को जो है ये नसीब हो रहा है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। ये यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, और अल्लाह करे कि हम इसी कामयाबी को, जो कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें मिली है, इसको हम मेटेरियलाइज़ कर सकें कि हम मुआशी एतबार से भी दुनिया के अंदर जो है वो इमर्ज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तमाम वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान मुआशी एतबार से भी ग्रो कर सके। वैसे आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा पड़ोस है हिंदुस्तान, वहाँ पर सफ़े मातम जो है वो बिछा हुआ हम देखेंगे। वहाँ पर जो मरोड़ उठ रहे हैं पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर, वो भी देखने लायक हैं। इंडिया के अंदर जो तकलीफ़ मौजूद है, जो कि उनके जो गोदी मीडिया है, जिसे मैं कार्टून नेटवर्क कहता हूँ, वो जिस तरीके से चीखेगा चलाएगा, तो मैं तो कम से कम उसको बड़ा इंजॉय करूँगा। और ये इंजॉयमेंट जो है वो टेम्परेरी नहीं होगी, बल्कि ये एक अच्छा लंबा जो है वो एपिसोड चलेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ख़बर जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा है। और इस जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के जो किरदार है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ईरान, ना दुनिया का कोई मुल्क, और ना ही हिंदुस्तान। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।